ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीद सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। अभी चराग़ सरे रह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई, निजात दीद और दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। नाज़रीन, फैज़ अहमद फैज़ ने ये शेर चंद दहाइयों कबल कहे और आज भी पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान को जो ख़तरात दरपेश हैं, पाकिस्तान को तरक्की की जिस मंजिल पर पहुंचना है, खुशहाली की जिस मंजिल पर पहुंचना है, ये सादिक़ आते हैं हमारी हालत ज़ार पर। आप सबको मेरी जानिब से जश्न ईद आज़ादी मुबारक। लेकिन सोचिए कि क्या हम वाकई आज़ादी के वो समरात हासिल कर रहे हैं जिस मकसद के लिए आज़ादी हासिल की गई थी? क्या हम बतौर कौम, बतौर हुकूमत, हम वो सब कुछ कर रहे हैं जिसका वादा किया गया था? हुक्मरान भी हम में से हैं, वो वही कुछ करेंगे जो हम करेंगे। हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं। हम अगर अच्छी नस्लें तैयार करेंगे तो अच्छे हुक्मरान पैदा होंगे। ये वो फ़लसफ़ा है जो दुनिया में हमेशा सच साबित हुआ है। वो कहते हैं ना कि किसी ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे बच्चे दो, पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुमको बहुत अच्छी नस्लें दूंगा। या ये कहा जाता है कि जो कौम तालीम से दूर रहती है वो जहालत से ही नहीं रहती, वो जाहिल ही नहीं रहती, बल्कि वो अपने लिए बहुत सारे मसाइल खड़े करती है। शायद हम भी इसी तरह के लोग हैं। आज आप देखिए, हम जो मौजूदा हालात में हैं या पाकिस्तान के जो दरपेश वसाइल हैं, उन वसाइल में हम वो सब कुछ करते हैं, करने की कोशिश करते हैं जिनका कि हमने अपने बच्चों से वादा किया होता है, लेकिन हम मुल्क के लिए वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम अपने घर का कूड़ा अपने दरवाजे पर रखते हैं। हम ये आस लगा कर बैठे रहते हैं कि रियासत आएगी और ये कूड़ा उठा कर लेकर जाएगी, जबकि हम चंद कदम चलकर ये कूड़ा उस डब्बे में नहीं डालते जो इस मकसद के लिए रियासत की जानिब से फराहम किया गया है। हम अपने घर का कचरा अगर कराची हो तो घर के साथ पानी ले जाने वाले, सीवरेज ले जाने वाले या बारिश के पानी की निकासी का जो ज़रिया है, कोई नाला या कोई नहर, उसमें गिराते हैं। गटरों में बहुत भारी भारी चीज़ें डालकर उन्हें बंद करते हैं। सियासी मैदान को अगर हम देखें तो अपने मुखालिफिन को हम काबिल गर्दनदर्जी समझते हैं। हम उनके ख़िलाफ़ गालम गलोच तक चले जाते हैं, और यही वजह है कि हम आज इस जगह पर खड़े हैं जहाँ से हमें बहुत तवील सफ़र तय करना है। हमारा नेक्स्ट डोर नेबर भारत वो हमारे वजूद के ख़िलाफ़ है। वो हमें ख़त्म करना चाहता है, वो हमें सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहता है। आप देख लीजिए कि कश्मीर आज भी 70 साल से जल रहा है। हम कश्मीरियों की कोई मदद नहीं कर सके। वजह क्या है? वजह हमारी नफ्सा नफसी है। वजह यह भी है कि भारत दुनिया में अपना मकाम बना रहा है और हम वो मकाम नहीं बना रहे। पाकिस्तानी अगर बैरून मुल्क जाएं तो अंदाज़ा होता है कि हमारा क्या मकाम है दुनिया में। हम जब तक इंसानियत की राह पर नहीं चलेंगे, ईमान की राह पर नहीं चलेंगे, ईमानदारी की राह पर नहीं चलेंगे, जब तक हम इत्दाल पसंद नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारा मुस्तकबिल उस तरह का नहीं होगा जिस तरह का हम चाहते हैं। दुनिया में हमारी वो इज़्ज़त नहीं होगी जिसके हम हक़दार भी हैं, क्योंकि हम बहुत जनरस कौम हैं। हम वो कौम हैं जो अगर बनाने पर तुलें तो शौकत खानम जैसा अदारा बना देते हैं। हम वो कौम हैं जो एदी सेंटर जैसे अदारे को अजीम तर अदारा बना देते हैं, जो चैरिटी के लिए दुनिया में सबसे इस वक्त बड़ा अदारा समझा जाता है। हम वो कौम हैं जो मुसीबत में घिरे भाइयों के लिए घर के बिस्तर तक ले जाते हैं, घर का तमाम सरो सामान ले जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम वो कौम हैं जो मिलावट करते हैं, जो मिर्चों में मिलावट करते हैं, जो चाय की पत्ती में मिलावट करते हैं, जो चीनी में मिलावट करते हैं, जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है चीज़ें
उनमें हमें मिलावट की बहुत सारी शिकायत आती रही हैं। मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। 1996-97 की बात है। फ़ारूक लगारी साहब तुर्की गए। सुलेमान डेमिरल प्रेसिडेंट थे तुर्की के। पाकिस्तानी सदर के एजाज़ में तुर्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक तकरीब रखी। उस तकरीब में सदर फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी जो थे वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपना इलाका डेवलप नहीं होने दिया था। उन्होंने तुर्की के जो सरमायाकार थे उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। साथ उन्होंने तुर्क इंडस्ट्रियलिस्ट से ये दरख्वास्त की कि अगर वो वैल्यू एडेड चीज़ें बनाना चाहते हैं, कपड़े से लेकर कंबल तक या चमड़े के जूते से लेकर जैकेट तक, तो वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की सेकंड बेस्ट रेटेड कॉटन पैदा करता है और कॉटन पैदा करने वाला इजिप्ट के बाद सबसे बड़ा मुल्क है। उन्होंने ये भी बताया कि लेदर का कितना रिफाइंड लेदर हम प्रोड्यूस करते हैं। जवाब में जब तुर्क सदर ने खिताब किया तो उन्होंने कुछ चीज़ें दिखाईं। उनमें हमारे यहाँ से जो कॉटन बेल्स जाया करती थी उनमें गीली कॉटन, रॉ कॉटन शामिल की जाती थी। वज़न को बढ़ाने के लिए उसमें लोहे के टुकड़े जाते थे। नाज़रीन, ये हम पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ करते रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम अगर तय कर लें तो हम लम्हों में इन चीज़ों को पलट सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि हम ख़ुद को आइन और क़ानून का पाबंद बनाएं। अगर हम कानून का पाबंद अपने आप को बनाएंगे, अगर हम आइन का पाबंद अपने आप को बनाएंगे, तो हम रियासत से वफ़ादारी की इंतहा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अगर हम अपने आप को कानून का पाबंद बनाएंगे तो हम ज़ाब्तों पर अमल करना सीखेंगे। ज़ाब्तों पर अमल करना सीखेंगे तो हम अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे। डिसिप्लिन में जब अपने आप को ले आएंगे तो फिर आप अपना मोहल्ला, अपना घर, गली, इन सब की सफाई पर तवज्जो देंगे, इनकी मैनेजमेंट पर तवज्जो देंगे। ये बुनियादी फ़लसफ़ा है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यूरोप चले जाइए, इवन के लेबनान जो इस वक्त बहुत अमोनियम नाइट्रेट के धमाकों की वजह से एक बहरान का शिकार है, वहाँ क्या हुआ है? वहाँ एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने $1 लाख चंदा अतिया किया, $1 लाख अतिया किए हैं बैरूत की रीबिल्डिंग के लिए। ऐसे वहाँ और बहुत सारे लोग हैं। इस जज्बे की ज़रूरत है नाज़रीन। साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि आज कश्मीर जल रहा है तो कश्मीर क्यों जल रहा है। नाज़रीन, उसमें ये ज़ाहिर सी बात है कि भारत उसमें एक बड़ा फ़रीक है, लेकिन अगर हम कमज़ोर हैं, अगर हम अपना मकाम दुनिया में नहीं बना पाएंगे, तो यकीनी तौर पर फिर भारत को हम एक मौका देंगे कि वो जो चाहे खुल खेले। हम उसकी सफारती हिमायत करते हैं, हम हर किस्म की हिमायत, इखलाकी हिमायत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन नाज़रीन, क्या ये काफ़ी है? ये काफ़ी इसलिए नहीं है कि जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हम उन राहों पर नहीं चल रहे जिन राहों पर चलकर हम दुनिया में अपनी इज़्ज़त बना सकते हैं, अपनी रिस्पेक्ट बना सकते हैं और अपनी कश्मीरी भाइयों की मदद कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जो मैंने अभी नज़्म पढ़ी, ये कश्मीरियों के की हालत ज़ार पर भी सादिक आती है। ये सादिक आती है उन तमाम लोगों पर जो मेरी और आपकी तरह अभी भी हकीकी आज़ादी के मतलाशी हैं। हम अपना सियासी निज़ाम ही अगर देख लें, हम अपने मुल्क का रियासती निज़ाम देख लें, हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को अगर देख लें, तो हमें अंदाज़ा होता है, और रोज़ हम उस सूरत हाल से गुज़रते हैं, हम वो कुछ नहीं कर पा रहे जिसकी के ज़रूरत है। और इसीलिए कश्मीरी भी जो हमारी जानिब देखते हैं और बेचारे रोज़ाना मायूस होते हैं। क्या कश्मीरियों की किस्मत में ये लिख दिया गया है कि वो मुस्तकिल जबर और इस्तिबदाद का शिकार रहें? क्या कश्मीरियों के लिए ये लिख दिया गया है कि वो भारतीय मज़ालिम सहते रहें? क्या कश्मीरियों के लिए ये लिख दिया गया है कि उनकी इज्तिमाई कब्रें बनें, उनके नौजवानों को सरेआम घरों से उठा लिया जाए, जाली पुलिस मुकाबलों में या जाली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबलों में मार दिया जाए उनको? यकीनन नहीं, अल्लाह ताला ऐसी बात नहीं लिख सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हम ख़राबी है, कहीं ना कहीं खामी है, हमें उस ख़राबी और ख़ामी को तलाश करना चाहिए। नाज़रीन, हमारे एक दोस्त है तारिक खान साहब,
उन्होंने कश्मीर के हवाले से इस नज़म को समझा जाए। वो ये कहते हैं कि उनका ये कहना है कि ये जश्न अहले वफ़ा है लेकिन जफागरों की गिरफ्त में है, ये जश्न अंदर की आँख से मैं भी तक रहा हूँ, मिसाल शोला भड़क रहा हूँ। हवाओं को लाजवाब कर दे मेरी शहादत, मेरे वतन का हिनाई चेहरा गुलाब कर दे। मेरा लहू मेरे अहद के सब मुनाफिकों को का हिसाब कर दे। यानी आज ही आप देखिए कि हम इस्लामी उम्मा के एक रिश्ते में बंधे हैं। हम बहुत बात करते हैं इस्लाम की निशात सानिया की, लेकिन क्या होता है, हम अपने भाइयों के खून का सौदा कर रहे हैं इस्लामी ममालिक। मैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान तो खैर 70 साल से डट कर खड़ा है कश्मीर के लिए भी, मसला फ़लस्तीन के लिए भी। लेकिन आज क्या हुआ, आज अमरीकी सदर ने यह ऐलान किया कि जी दो अजीम दोस्तों के दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त अमन माहिदा हुआ है। और ये माहिदा किन के दरमियान है? ये UAE के दरमियान है, जिन्होंने ऐन उस वक्त जबकि मोदी कश्मीरियों के खून में अपने हाथ रंगने के बाद UAE पहुंचा तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मंदिर तामीर करके दिया, और वहाँ UAE के हुक्मरान भी मौजूद थे और वली अहद भी मौजूद थे। आज उसने इसराइल के साथ अमन माहिदा किया है फ़लस्तीनियों की कीमत पर। फ़लस्तीनी आज भी अपना खून बहा रहे हैं उस धोखे से निमटने के लिए जो उनको 70 साल पहले दिया गया। वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ये मुस्लिम दुनिया का हाल है। अगर हम अंदरून मुल्क देखें नाज़रीन, तो आज भी हम आइन और कानून, मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, हम उससे बेबहरा हैं, हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। नाज़रीन, जब कोई हुक्मरान आइन तोड़ता है तो नीचे मैं और आप कानून तोड़ते हैं, हम सिग्नल तोड़ते हैं। ये हमारे यहाँ रोज़ की रीत बन चुकी है। हम सिग्नल पर खड़े होना उस वक्त तक पसंद नहीं करते जब तक सामने चालान करने वाला सिपाही ना खड़ा हो। हाँ, वो सिपाही खड़ा होता है, वो हमारा चालान करता है, हम उससे डरते हैं, लेकिन हम कानून पर अमल नहीं करते। यही वजह है कि आज भी हम आइन पर अमल दरामद की बात नहीं करते। आज भी ये बातें फैलाई जा रही हैं कि कराची को सिंध से अलग कर दिया जाएगा, मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की बातें हो रही हैं। नाज़रीन, ये क्या है? सदारती निज़ाम को ज़रा समझने की ज़रूरत है। सदारती निज़ाम इस वक्त जो 1973 का आइन राइज है, नाफिज है, उस आइन के तहत 2 ऐवानी पार्लिमानी निज़ाम ही इस मुल्क में रह सकता है। ये उस आइन की ज़रूरत है। उस आइन में ये वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट होगी और उसके 2 ऐवान होंगे, सेनेट और कौमी असम्बली। सदर मुमलिकत मुल्क का फिगर हेड होता है, फेडरेशन का आइनी सरबराह होता है। वो पहले आइन के तहत पार्लिमान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें ये रिवायत मलका बरतानिया की तर्ज पर ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में शुरू की गई कि सदर ने पार्लिमान से खिताब का सिलसिला शुरू किया। ये एक अच्छी रिवायत है, इसे पाकिस्तान ने आगे बढ़ाया। फिर हमने देखा अयूब खान साहब भी सदर रह चुके, उससे पहले सिकंदर मिर्ज़ा सदर रह चुके, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कुछ अर्सा सदर रहे, लेकिन वो उस वक्त की आइनी और कानूनी मजबूरी थी। उसके बाद जनरल मुशर्रफ चीफ़ एग्जीक्यूटिव रहे और फिर सदर भी बने। सदर का इलेक्शन लड़ा। वज़ीर आज़म एक मौजूद थे जो तोशा खाना खाली कर गए। तमाम हुक्मरानों से ज़्यादा तोशे खाने को खाली शौकत अज़ीज़ साहब ने किया, लेकिन उन्हें किसी अदालत ने, किसी नायब ने कोई नोटिस नहीं दिया। इसी तरह जनरल मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में क्या कुछ लिख दिया, वो चले गए। लेकिन उसके बाद भी इस मुल्क का यही हाल है। तो सदारती निज़ाम तो हम आजमा चुके, लेकिन हम आइन और कानून को चूँकि नहीं मानते, इसलिए हम ये चाहते हैं कि सदारती निज़ाम वापस ले आ जाए। सदारती निज़ाम के लिए आइन मनसूख करना पड़ेगा। अगर आइन मनसूख कर दिया जाता है तो जो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनमें सिंध और बलूचिस्तान में जो नेशनलिस्ट आवाज़ें हैं, बल्कि कई जगहों पर तो अलहदगी पसंद आवाज़ें हैं, मेरे मुँह में खाक, वो बहुत तेज़ी के साथ मजबूत हो सकती हैं। फिर एक और आइन पर मुत्तफ़िक होना एक तकरीबन नामुमकिन बात है इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है। लिहाजा सदारती निज़ाम की आइनी तौर पर तो कोई गुंजाइश नहीं। बाज़ दोस्त जो इंतहाई पढ़े लिखे दोस्त हैं, आइन और कानून को भी समझते हैं, वो उनका फरमाना है कि जी बस यूँ होगा और फिर देखिएगा कि अदालत भी इसकी हिमायत कर देगी। अदालत हिमायत नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
ने 2 बार 17 जजेस के बेंच में ये फ़ैसला किया है कि गैर पार्लिमानी निज़ाम की हिमायत नहीं की जाएगी। पार्लिमानी निज़ाम का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसको छेड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये वादे कर दिया गया है। फिर ये भी कह दिया गया है कि अगर कोई भी जज आइनी खिलाफ आइन किसी काम को सपोर्ट करेगा तो उसको मुस्तकबिल में भी सज़ा दी जाएगी। फिर कराची में पहले तो गवर्नर राज की बातें बहुत होती रहीं और फिर अब ये बात हो रही है कि कराची को सिंध से अलहदा करके वफाक के साथ शामिल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये जो लोग भी सोच रहे हैं मेरे नज़दीक वो कोई मुनासिब नहीं कर रहे। पाकिस्तान के वो दोस्त होंगे, जाहिर सी बात है, वेल विशन है पाकिस्तान के, तो मसाइल के हल के लिए सोचते होंगे, लेकिन जो आइनी रुकावटें हैं उनकी मौजूदगी में ये नहीं हो सकता और ना ये होना चाहिए। कराची इस वक्त सिंध का दारुल हुकूमत है। आइनी तौर पर सिंध की असम्बली को कराची को अगर अलग करना हो तो एक करारदाद मंजूर करना है। वो करारदाद सिंध की असम्बली कैसे मंजूर करेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। उसके अलावा अगर जो कराची में जो आबादियाँ हैं, मसलन कराची में पंजाबी हैं, पठान हैं, महाजिर हैं, सिंधी हैं, ये तमाम लोग हैं, अगर कराची में मसाइल हैं तो उसकी वजह क्या है, उसमें वफाक को अपना हिस्सा डालना होगा। मुझे याद है सिंध हुकूमत आर्टिकल 156 के तहत बहुत तवील अरसे से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एक मुतालबा रखती चली आ रही है। सिंध हुकूमत का ये मुतालबा है कि कराची में पीने के पानी के मंसूबे के लिए और हैदराबाद में पीने के पानी की फराहमी के लिए जो बाकी सूबे हैं उनको अपना शेयर कुछ न कुछ देना चाहिए पानी के हिस्से में से, जैसे इस्लामाबाद के लिए सूबों ने अपना शेयर दिया है, क्योंकि वहाँ भी यही बुनियाद और यही मंतिक सामने रखी गई है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के तमाम अज़ला के और तमाम इलाक़ों के लोग हैं। इसी तरह कराची में भी, कराची मिनी पाकिस्तान है, वहाँ तमाम के तमाम सूबों के लोग आबाद हैं कराची का, लेकिन सिंध हुकूमत का ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता। फिर सिंध हुकूमत की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो गैस के अबेंडेंट रिजर्व्स हैं वो सिंध हुकूमत के तसर्रुफ़ में दे दिया जाए ताकि वहाँ वो अपनी बिजली पैदा करने का सिलसिला शुरू कर सके। वो जहाँ जो गैस थोड़ी थोड़ी उनमें बच जाती है उन कुओं में या वो उन रिजर्वायर्स में, वो उनको उनके ज़रिए वो एनर्जी पैदा कर सके या वो गैस इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर सके। ये भी मुतालबा नहीं माना जा रहा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, क्योंकि एक सूबा अक़लियत में है। फिर इस वक्त वफाक और सिंध के जो ताल्लुकात हैं, वफाक में एक और पार्टी है, सिंध में एक और पार्टी है, दोनों की अपनी अपनी खामियां हैं। सिंध हुकूमत का गवर्नेंस का मसला है कराची में, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि कराची में जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किस हद तक इसका पार्ट हैं। PTI इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जमात है, दूसरी बड़ी जमात MQM है। पीपल्स पार्टी के पास तो वही हस्ब मामूल 2 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी अपनी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इसलिए है कि हुकूमत उसकी है, लेकिन बाकी जो 2 जमातें हैं वो अपना हिस्सा किस तरह अदा कर रही हैं, ज़रा ये भी देखने की ज़रूरत है। फिर आइन को देखने की ज़रूरत है, क्या आइनी तौर पर इस बात की गुंजाइश है, क्योंकि हमने फाटा को ज़म किया और वफाकी हुकूमत के पास या फेडरेशन के पास जितने इलाके थे सूबों के इर्द गिर्द या यहाँ से बाहर, इस्लामाबाद से बाहर, वो तमाम के तमाम अब सूबों के पास हैं। फाटा और उसके साथ पाटा सूबों के पास है। तमाम फ्रंटियर रीजन्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। इसी तरह अलबत्ता हाँ, सूबों में ज़मीन पर वफाक का बहुत सारा हिस्सा ज़मीन में है। मसलन कराची का मेयर कहते हैं कि 70% हिस्सा कराची का वफाक के पास है। उसमें DHA भी है, उसमें KPT है, उसमें पोर्ट ट्रस्ट है, उसमें और अदारे हैं, उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। तो इस तरह कराची में भी, हैदराबाद में भी और सिंध के दीगर हिस्सों में भी वफाक के पास शेयर है ज़मीन का। लेकिन क्या ये वफाकी अदारे भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं? मेयर कराची की ये शिकायत है कि वो अपना हिस्सा नहीं डालते हैं। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। हम अगर इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं नाज़रीन, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आइन और कानून पर अमल दरामद है, उसे विक्टिम बनाना नहीं। आइन और कानून पर अमल करके ही कौमें तरक्की किया करती हैं। हम भी तरक्की कर जाएंगे अगर हम आइन और कानून पर अमल करना सीखेंगे और उसकी पाबंदी करना सीखेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आज बहुत सख्त बातें दिल खोल कर की। मुझे अब इजाज़त दीजिए इस दरख्वास्त के साथ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को तजवीज़ कीजिए और कोविड-19 से अब भी एहतियात कीजिए, क्योंकि दुनिया में कोविड-19 सेकंड स्पेल में आ रहा है। पाकिस्तान में भी इसके ख़तरात हैं आने के। एहतियात कीजिए,
अपनी भी जान बचाइए, अपने बच्चों की, अपने वालिदैन की, अपने रिश्तेदारों की जान बचाइए। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज़।